अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान के पास वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज बराबर करने का सुनहरी मौका है। पोर्ट ऑफ स्पेन पे जहां हम चाहते थे कि पाकिस्तान एक बड़ी लीड लेने में तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने, खुसूसन स्पिन बॉलिंग ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और तहस नहस कर दिया वेस्ट इंडीज की बैटिंग को। वो 103 पर 6 खिलाड़ी आउट हैं। दैट मीन्स दे स्टिल लीड बाय 60 रन्स। तो अगर पाकिस्तान जल्दी इनको वाइंड अप करता है तो जीत का बड़ा सुनहरी मौका होगा। अब्दुल्ला शफीक की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बाबर आजम सेंचुरी नहीं कर पाए 3.5 साल बाद, उम्मीद यही थी कि वो भी सेंचुरी करेंगे, लेकिन ओवरऑल अब तक पाकिस्तान ने अच्छा खेल खेला है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम। शाहिद साहब, किस्मत ने पाकिस्तान को इस सीरीज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी, सीरीज जीतने की अपॉर्चुनिटीज दी, लेकिन हमने वो एक्सेप्ट नहीं की। पहले टेस्ट मैच में भी हमारे पास बड़ा सुनहरी मौका था, वो हमने गवा दिया। हमारी टेल चलती नहीं है, दूसरे की टेल से हम बड़े रन करा लेते हैं। अब फिर उसी मोड़ पर पहुंच गए हैं। पहले भी इस टीम ने आपको मौका दिया, आप 150 की लीड आराम से हासिल कर सकते थे, आप नहीं कर पाए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अगर पाकिस्तान अगले कोई 60-70 रन के अंदर इनको आउट कर लेता है, ये वाइंड अप कर लेता है, जो कि पॉसिबल है। अब 4 विकेट ही रह गई। अगले 60-70 तो मेरे ख्याल है आपने ज्यादा कर दिए इसलिए कि इस पिच पे वॉरिकन को खेलना मुश्किल है। किस्मत के साथ साथ हमें वेस्ट इंडीज ने भी भरपूर साथ दिया है दूसरा टेस्ट और सीरीज बराबर करने के लिए। शायद वो इसी में खुश हैं कि हम 1-1 ड्रॉ कर लें पाकिस्तान जैसी टीम से। अभी हमने श्रीलंका को हराया है, हमारी प्रोग्रेस एकदम से ना बढ़ जाए कि हम 2 सीरीज एक साथ जीत जाए। हम 97 से टॉप नेशंस के खिलाफ कंसेक्यूटिव सीरीज नहीं जीता वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ तो जीता है। तो उन्होंने भी आपका भरपूर साथ दिया है। पहले टेस्ट मैच में भी आपका भरपूर साथ दिया, सिर्फ 211 का टारगेट दिया जो आप नहीं बना सके। यहाँ पर भी वो आपको बिल्कुल एक्सपोज हो गई उनकी बैटिंग। और ये सीरीज से पहले कह रहे थे हम सब कि जो भी टीम बैटिंग अच्छी करेगी वही सीरीज जीतेगी। तो अब पाकिस्तान को अगली इनिंग्स में बैटिंग करनी है। रूल पाकिस्तान के बैट्समैनों का ये है कि जो पहली इनिंग में स्कोर कर लेते हैं वो दूसरी में नहीं करते, करना पड़ेगा। अब अब्दुल्ला शफीक ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, बाबर आजम ने इतनी अच्छी इनिंग खेली, यंग अजान ओवैस ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली और साजिद ने आके नीचे 311 पे जब रिजवान आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान लीड लेगा नहीं बल्कि दे देगा लीड उनको। और वो वहां से आके उसने 59 की जो पार्टनरशिप अब्दुल्ला शफीक के साथ की, जबरदस्त बैटिंग की। और उसमें है टैलेंट कि आज से 5-6 साल पहले जब तौसीफ भाई सेलेक्टर थे, मैंने उन्हें बताया था कि एक पेशावर का लड़का है जिसने 325 रन बनाए, 40 विकेटें लिए। तो वहां से नोटिस में आया, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान से खेला उसको। और अली उस्मान की मैं देख रहा था, फर्स्ट क्लास में 100 है, फर्स्ट क्लास में 550 हैं, लेकिन न जाने क्यों इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके वो अपनी परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर पाते। ये फिर सिस्टम की खराबी की है, स्टैंडर्ड का भी डिफरेंस है। लेकिन प्लेयर अगर अच्छा है, उसने फर्स्ट क्लास में 100 किया तो उसको जाके सुकून से बैटिंग करनी चाहिए। वो अच्छी खासी सुकून से बैटिंग करते करते उसने ऊंचा शॉट मार दिया। तो लेकिन इसके बावजूद जो पिच की कंडीशन है, जो वेस्ट इंडीज की मुर्दा दिली है उनकी बैटिंग में, उसको देखते हुए वो 43 रन की जो लीड है पाकिस्तान की, बड़ी क्रूशियल लीड हो गई, क्रूशियल साबित हुई। कोशिश ये करना होगा कि ओवरऑल पाकिस्तान को 100 से ज्यादा का टारगेट ना। देखिए, पहले मैं यही कहता कि 30-40 रन के अंदर आउट करे, लेकिन जितना हम अपने आप को जानते हैं उस हिसाब से कह रहा हूँ, जिस तरह हम वॉरिकन को खेलते हैं, आप दाद दीजिए जहां पे दाद बनती है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने पिच अच्छी रीड की। ये वही ग्राउंड है जहां पे हमने प्रैक्टिस मैच खेला था, उसी तरह की पिच उन्होंने देखी। 2 दिन पहले तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम 2 स्पिनर खिलाएंगे, बाकी किस फास्ट बॉलर को खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे वो डिबेटेबल चल रहा है। वो कि अब्बास को नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, लेकिन उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने 2 स्पिनर खिलाए। वेस्ट इंडीज ने अपना दूसरा स्पिनर जो जोशुआ बिशप लेके आए थे कि इसको डेब्यू कराएंगे, इसने 2 सीजन में 91 आउट किए हुए, उसको डेब्यू ना करा के उन्होंने अपने साथ एक तरह से समझो उनकी बैड लक हो गई कि उन्होंने पिच को इतना, जबकि उनके पास मौजूद हैं वो लोग जो इस पिच को अच्छी तरह जानते हैं। रवि रामपाल जो उनके बॉलिंग कोच हैं वो इसी ग्राउंड के हैं, जेडन सील्स इसी ग्राउंड का है, जैंगू इसी ग्राउंड का है। उसके बावजूद वो इतनी पिच को अच्छा रीड नहीं किया जितनी हमारी मैनेजमेंट ने किया। और 2 स्पिनर खिलाना मास्टर स्ट्रोक हो गया। अब ये टेस्ट मैच जीतेंगे, सीरीज बराबर करेंगे तो इंग्लैंड के लिए आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। बिल्कुल, वैसे तो वही बात वही है कि जब आपकी इतनी ज्यादा बराबरी की टीमें हैं, दोनों एक जैसी टीम है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ जाके, और मौका भी मिला जैसे आपने कहा, वो हम नहीं कर पाए। लेकिन ये एडवांटेज हमें खुद वेस्ट इंडीज से दे दिया, क्योंकि जिस तरह की पिच हम देख रहे थे, ये फास्ट बॉलर्स के साथ जाना
ये क्या अकलमंदी थी? उन्होंने जाहिर है उन्होंने इतनी अच्छी तरह रीड नहीं किया, जबकि मैं बता रहा हूं उनके पास 3-3 लोग थे और वो शुरू से कह रहे थे कि आखिरी 2 दिन इस पिच पे स्पिनर को खेलना मुश्किल होगा। जैंगू ने कहा, रवि रामपॉल ने कहा, अली उस्मान ने कहा कि आखिरी 2 दिन में ये पिच मुश्किल हो जाएगी। वही सामने नजर आ रहा है वेस्ट इंडीज ने। और फिर दूसरे दोनों टीमों की आप देखें, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला शफीक और किसी हद तक बाबर आजम स्पिनर्स को खेलने में कितने अच्छे हैं। अब्दुल्ला शफीक ने निकल के खेला है। अगर आपको हर एक्सपर्ट, हर कोच आपको ये बताएगा कि स्पिनर को अगर आपने खेलना है, आप थोड़े से कदमों का भी इस्तेमाल करें जब वो एयर देता है। जब वो खींच के करे तो जाहिर है आप बैकफुट पे खेलते हैं। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने जितनी अच्छी बैटिंग की, उसने स्पिनर्स को जितना अच्छा खेला, बाबर ने जितना अच्छा खेला, इनक्रेडिबल। बिल्कुल, बहुत शानदार खेला। साजिद खान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे अभी शाहिद भाई के दोनों स्पिनर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराई है। साजिद खान कह रहे हैं हमारी टेल ने तो वैसी बॉलिंग की थी, लेकिन हमारी तो वैसी बैटिंग की, हमारी बॉलिंग ने हमें इस गेम में वापस ले आए हैं और अब पूरी कोशिश करेंगे कि वेस्ट इंडीज को जल्द अज जल्द पहले आउट करें। क्या कहना था उनका, आइए देखते हैं। हमारी टेल उसी तरह आउट हुई जिस तरह हमारा कमबैक हुआ है बॉलिंग में। जिस तरह हमने बॉलिंग की, हमारे फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की और फिर मैंने और अली उस्मान ने जिस तरह बॉलिंग की और एंड ऑफ द डे हमने उसकी 6 आउट किए, तो एक अच्छा वो मिला है हमें। और कोशिश करेंगे कि जितना अर्ली उनको आउट कर सकते हैं। अगर आउट नहीं भी होते तो हम इसको रन ना लीक करें। कम से कम कोशिश करेंगे कि 60 से 70 रन के अंदर अंदर जितने भी खिलाड़ी रहते हैं उनको आउट कर लें। और उनके साथ एक स्पिनर है, हम 2 स्पिनर खेल रहे हैं, तो हमारा ये भी प्लस पॉइंट है। बस एक ही एंड से अगर वो स्पिन कर रहे हैं तो दूसरे एंड से आराम से आपको रन आराम से मिलेंगे, क्योंकि जेन्युइन स्पिनर और दूसरा नहीं है। बात तो उन्होंने दोनों सही की कि एक तो हमें जल्द से जल्द आउट करना और रन्स लीक ना करें, क्योंकि वही आपकी वाली बात कि यहाँ 100 रन भी बनाना मुश्किल हो जाएगा आखिरी बारी में। बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बिल्कुल सही साजिद ने कहा कि हमने अच्छा डिसीजन लिया कि हम 2 स्पिनर के साथ खेले। वो थोड़ा सा रोस्टन चेस पे डिपेंड कर रहे थे, लेकिन वो अभी तक उंगली की इंजरी की वजह से इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा। 96 विकेट्स हैं उसकी टेस्ट क्रिकेट में, जिसका मतलब है कि वो एक रेगुलर स्पिनर है, वो पार्ट टाइमर नहीं है 6, 8, 10, 12 विकेटों वाला। उसने इस सीरीज में ना तो बैटिंग अच्छी की है, ना ही उसने बॉलिंग अच्छी की है, ना ही उसने कप्तानी अच्छी की है। कप्तानी में भी उसके फर्क नजर आया। बाबर आजम की कप्तानी निखर के सीरीज में सामने आई है, तो उनकी गलतियां थी। शायद वो 1-0 लीड लेकर चिल हो गए थे। और ये वेस्ट इंडियन स्टाइल होता है कि चिल करो, रात को जाओ, खूब डांस वांस करो और सुबह आओ, फिर प्रैक्टिस करो। चिल करते हैं वो, और उनको लिए चिल ही होगा कि हमने 2 सीरीज खेली, एक को हमने हरा दिया सब कॉन्टिनेंट की टीम को और एक से हम सीरीज बराबर कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। साजिद की बात हो रही है तो जरा हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस पर नजर डाल लें। साजिद खान इन सेकेंड इनिंग्स हम आपको दिखाते हैं। 12 ओवर्स 2 मेडन 32 रन 4 विकेटें 3.50 की इकोनॉमी से अब तक ये परफॉर्मेंस रही है। अली उस्मान ने 16.5 ओवर कराए, 3 मेडन कराए, 29 रन दिए, 2 विकेटें ली और 1.7 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। शायद भाई, अली उस्मान को देख के अभी आपको क्या फीलिंग आ रही है? अभी आपने जैसे कहा कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं, बट एज ए स्पिनर अगर मैं आपसे पूछूं, अभी तक उनकी प्रोग्रेस यहां तक कैसी लगी आपको? दोनों टेस्ट मैचों में थोड़ा दबा नजर आया। पिछले टेस्ट मैच में तो उसका किरदार ही नहीं था, उसका सिलेक्शन ही नहीं था। फिर उसको कहा कि आपने ओवर रेट तेजी से पूरा करना है, तो आप तेज खींच के कराएं, हमें रन्स रोकने, विकेट नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से उसने बॉलिंग की। यहाँ पे बहुत बेहतर बॉलिंग की है। लेकिन दूसरी इनिंग्स में जाहिर साजिद खान छा गया। पहली इनिंग्स में भी उसने 4 आउट किए और हम ये कहकर नहीं खिला रहे थे साजिद खान को कि वेस्ट इंडीज की बैटिंग में ज्यादातर राइट हैंडर्स हैं, तो उसको खिलाना। भाई डाटा को चैलेंज करो ना। राइट हैंडर को भी उसने आउट किया, होप को उसने आउट किया, 2 लेफ्ट हैंडर आउट किए, केविन हॉज को उसने आउट किया। तो आप हमेशा चैलेंज करें ना। और साजिद खान का जो पैशन है, जिस तरह वो बॉलिंग करता है, जिस तरह वो बैटिंग करता है, जिस तरह वो फील्डिंग करता है, वो कमाल का है। और ऐसे पैशनेट प्लेयर होने चाहिए। इंग्लैंड में भी उसको होना चाहिए, इसलिए कि इंग्लैंड के पास तो अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप ये बताइए कि अभी जैसे हम बात भी कर रहे थे, अब्दुल्ला शफीक के आने के बाद थोड़ा सा अब टीम के अंदर कुछ छेड़छाड़ होगी इन दी पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि आपको अब लाना पड़ेगा। शान मसूद तो वैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी वापसी होगी, तो उनकी जगह फिर कौन आएगा और क्या लगता है आपको, क्या चेंजेस देख रहे हैं आप टीम? देखिए, ये तो किसी भी टीम के लिए अच्छा हेडेक होता है कि उसके पास ऑप्शंस हैं। आपके पास सऊद शकील का ऑप्शन है, आपके पास शान मसूद का ऑप्शन है। आप फिर बल्ली या छुरी उसी के ऊपर गिरेगी जो परफॉर्म नहीं कर रहा। और अभी तक पहले टेस्ट मैच में तो एक 60 बनाया, लेकिन पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में और इस टेस्ट की पहली इनिंग्स में इमाम फेल हुआ है।
और आपने बांग्लादेश में भी उसको ड्रॉप किया था, तो बजाहिर वही नजर आता है कि शान मसूद आ जाएंगे और अब्दुल्ला शफीक, जाहिर है 160 के बाद मोहम्मद अब्बास जैसा सलूक तो आप नहीं करेंगे ना, वो एक टर्म बन जाएगी कि मोहम्मद अब्बास जैसा सलूक, वो तो आप नहीं करेंगे। लेकिन अब्दुल्ला शफीक भी, सारे लोग जब से वो आया है क्रिकेट खेल रहा है, हमेशा सारे लोगों ने, मंसूर राना हो, बासित अली हो, मिसबाह उल हक हो, यूनुस खान हो, सब ने उसकी तारीफ की कि एक बहुत ही टेक्निकली साउंड प्लेयर है। शाहिद असलम जो कोच रहे हैं, जो एकेडमी के भी हैं, वो भी हमेशा तारीफ करते थे उसके। आप सारे उठा के देखें, सिर्फ T20 में वो फ्लॉप हुआ है, वनडे में भी उसका रिकॉर्ड अच्छा है। 2023 का वर्ल्ड कप था, मुझे अच्छी तरह याद है, पहले ही मैच में हैदराबाद दक्कन में श्रीलंका के खिलाफ आउटस्टैंडिंग सेंचुरी, 350। लेकिन वो जो क्वालिटी होती है ना, अब अब्दुल्ला शफीक को अगला टारगेट ये बनाना चाहिए कि मुझे नाम के साथ नहीं, स्टेचर के साथ देख ले कि मुझे शुभमन गिल की तरह करना है कि वो तीनों फॉर्मेट में खेलता है। T20 अभी उसको ड्रॉप किया हुआ है, लेकिन वनडे और टेस्ट में आप शुभमन गिल की परफॉर्मेंस देखें। इंग्लैंड गया, उसने 700 रन बना दिए, विजडन का क्रिकेटर बना। तो उस अब्दुल्ला शफीक को भी अब इस 160 के बाद सोचना चाहिए कि मैंने अब अपनी जगह नहीं छोड़नी, मैं अब कंसिस्टेंटली परफॉर्म करूंगा और अपनी वैल्यू रखूंगा। बिल्कुल सही है। आपको स्टैट दिखाते हैं अब्दुल्ला शफीक इन टेस्ट क्रिकेट, ये स्टैट आ जाएगी उनकी टेस्ट क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंस रही है। 24 मैचेस खेले, 1610 रन है और 201 हाईएस्ट है, 37 का एवरेज है और 500 है। ये अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस है। ये अब ये तो मैच चल रहा है ना, तो ये छठा 100 हो गया। तो ये परफॉर्मेंस अब्दुल्ला शफीक की टेस्ट क्रिकेट में है। अब आ जाइए अब्दुल्ला शफीक की इन टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस है। तो वो अभी इनके 160 रन की ये इनिंग, 323 बॉलों पे 15 चौके, 3 छक्के, 49.5 की एवरेज। तो व्हाट आई बिलीव, शाहिद साहब जो आप कहना चाह रहे हैं कि ये 37 की एवरेज ना अब्दुल्ला को की टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करती। वो जो 49 है वही कहीं 45, 47 तक इनको आना चाहिए, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर बैटर इस तरह से खेल रहा हो तभी आपकी टीम अच्छा करती है। कोचेस को भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। अब माइक स्मिथ आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के, उनको तवज्जो देनी चाहिए कि व्हाई दिस टैलेंटेड प्लेयर इज नॉट परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली। मुल्तान में 100 किया था 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद से जो उसकी 9 इनिंग्स हैं उसमें 150, 141 और बाकी सारे सिंगल डिजिट के स्कोर थे, और वो ज्यादातर टेस्ट मैच अपने मुल्क में खेला हुआ है। तो उसको परफॉर्म करना, उसका कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, और जैसा मैंने कहा कि स्पिनर पे कदम यूज करके इस टेस्ट की इनिंग्स में 3 छक्के लगाना, रेगुलर चौके और पुल और हुक कितना अच्छा करता है। जब इस प्लेयर के पास सारे स्ट्रोक्स हैं, सारा टैलेंट है, तो उसको फिर अगली मंजिल उसकी, जैसे आपने कहा कि 40 प्लस का ही एवरेज होना चाहिए। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन अभी जारी है, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with our sports correspondent शाहिद हाशमी साहब। इस टेस्ट मैच के हवाले से बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक की इनिंग पर बात हो रही थी। वो एक यादगार इनिंग बन गई है। शाहिद साहब, लास्ट 4 में से 3 तो बहुत अच्छी बात है ये कि बड़ी इनिंग जो खेली है वो अब्दुल्ला शफीक ने खेली। किसी एक ऐसा बैट्समैन जिसने श्रीलंका की स्पिनिंग कंडीशन में 201 किया, जिसने श्रीलंका की कंडीशन में 160 किया और पाकिस्तान को 342 चेज करवाकर टेस्ट मैच जितवाया। बहुत बड़ी चीज है कि कोई आदमी चेज में सेकंड इनिंग में इतना लंबा 100 करे। तो जो लोग उसकी तारीफ करते हैं, जाहिर है वो मुखलिस, ईमानदार, सिंसियर लोग हैं, उन्होंने उसकी तारीफ की हमेशा। लेकिन अगर एक प्लेयर नहीं बना पाया, उसको तो T20 में भी चांस दिया, 140 करने के बाद लगातार 4 या 5 सिफर थे उसके, फिर उसके बाद उसे T20 से हटा दिया। तो अब उसे अच्छा आप ग्रेड दें, अच्छा आप कॉन्ट्रैक्ट दें कि आप टेस्ट का आपका स्पेशलिस्ट है, और कभी कभार अगर आपने उसे वनडे खिलाना है तो आप वनडे खिलाएं। T20 खिलाकर उसकी टेक्निक या दूसरी चीजें खराब ना करें। अब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। आज मैं डेरिल कलिनन का एक बड़ा अच्छा मजमून पढ़ा था कि आजकल के प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए बहुत उनके लिए मुश्किल है। तो ये बात आप छोड़ दें कि कोई आदमी तीनों फॉर्मेट खेलेगा। अगर वो टेस्ट खेल रहा है तो उसे बहुत से बहुत वनडे खिलाएं, और अगर कोई वनडे खेल रहा है तो उसे आप T20 खिलाएं। तो अब्दुल्ला शफीक को अब स्पेशल अटेंशन चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के कोचेज यकीनन करेंगे कि ये एक ऐसा प्लेयर है। इंग्लैंड में भी जाके उसने यॉर्कशायर से अभी पिछले साल काउंटी क्रिकेट खेली थी, एक आध 4-डे मैच खेला था, वाइटैलिटी ब्लास्ट खेला था, और अच्छा खासा उसमें 1-2 50 किए थे। तो उसको इंग्लैंड की कंडीशन का भी एक अंदाजा है। लेट खेलता है, आइस के नीचे कांटेक्ट करता है बॉल को, तो उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। होपफुली इंग्लैंड में भी वो रन्स करेगा और पाकिस्तान के लिए अपनी जगह, जो टेस्ट की जगह है ना,
वो नहीं छोड़नी चाहिए उसको। शाहिद साहब, आप दोनों डेब्यूटेंट पे भी बात कर लेते हैं। अवैस जफर अपने इस डेब्यू को अभी तक यादगार नहीं बना पाए, एक ही रन कर पाए वो, और उबैद शाह को आपने कैसा देखा? क्या आपको लगता है कि सही टाइम पर उनका डेब्यू हो गया, या बहुत सारे लोगों का मानना ये था कि अली रजा को शायद इनसे पहले मौका मिलना चाहिए था? अली रजा थोड़ी फिजिक वाइज वीक है, उबैद शाह फिजिक वाइज अच्छा है। उबैद शाह के पास 16 फर्स्ट क्लास मैचेस का 2 सीजन का तजर्बा है, बल्कि 4 सीजन का तजर्बा है। अली रजा के पास सिर्फ 2 सीजन में 6 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। वो फ्रीक्वेंटली इंजर्ड हुआ है, उसकी हेल्थ वाइज, उसकी बॉडी वाइज। उसको एक सीजन और खिला लें पूरा, जहां वो 10 से 12 मैच खेले, इंशाल्लाह वो भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा ट्रेजर, बड़ा अच्छा एसेट साबित होगा। लेकिन उबैद ने शुरू में बड़ा इंप्रेस किया, सेकंड इनिंग में तो जाहिर है 4 ओवर में क्या पता चलता है। और ये कंडीशन टफ थी फास्ट बॉलर के लिए, उनके फास्ट बॉलर्स ने भी इतने आउट नहीं किए जितने पाकिस्तान के भी फास्ट बॉलर्स ने इतने आउट नहीं किए। तो टफ बैप्टिज्म था उबैद शाह के लिए। अवैस जफर थोड़ा सा जाहिर है कंफ्यूज हो गया, स्पिनिंग कंडीशन थी, लंबी पार्टनरशिप के बाद बैटिंग करने गया और वो निकल के खेलने की उसने कोशिश की और वो आउट हो गया। तो अभी उसका फ्यूचर है, उसने भी पिछले 3 सीजन में बड़े अच्छे स्कोर किए हैं, तो वो भी एक क्वालिटी का प्लेयर है। तो आपके पास जितना अच्छा बेंच होगा, जितना अच्छा मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऑप्शन होगा, आप अच्छी टीम खिलाएंगे। बिल्कुल ठीक है। कप्तान बाबर आजम की बात कर लेते हैं आखिर में, और बाबर के स्टैट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। जो 88 रन की इनिंग उन्होंने खेली, 7 बॉल्स पर 10 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, 59.8 की स्ट्राइक रेट से वो खेले। शायद भाई, जब ओवरनाइट बाबर खेल रहे थे, उनकी अप्रोच कुछ और दिख रही थी, उनका बैट फ्री फ्लोइंग लग रहा था, लेकिन फिर वही बात आती है कि जब वो सेंचुरी के करीब आते हैं, वो इतना स्लो हो जाते हैं कि वो अपने ऊपर प्रेशर डाल लेते हैं और फिर वो रन आउट बनता नहीं था। यह सेंचुरी के करीब, ये जब भी ब्रेक के बाद वो आता है, ये तो शुक्र है कि लंच वो टी के बाद आखिरी सेशन में उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की और 86 पे नॉट आउट गया। आते हो तो फिर ये मत सोचो ना कि 4 साल हो गए सेंचुरी नहीं की, वो आपके बैक ऑफ द माइंड होता है। फिर आप इतने कॉशियस हो जाते हो कि आप 21 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए अपने। आप 21 गेंदों में कम से कम 10 से 12 बनाते, 90s में जाते, वहां पे एक आध चौका लगता और आपकी सेंचुरी हो जाती। जब भी आप नेगेटिव माइंडसेट में जाओगे, जब भी आप डिफेंसिव माइंडसेट में जाओगे, तो यही रिजल्ट होगा। और वो सिंगल नहीं था, गेंद सीधी फील्डर के हाथ में जा रही थी। हाँ, अगर फील्डर के आजू बाजू में थोड़ी सी दूर होती तो शायद अब्दुल्ला शफीक भी भाग जाता, लेकिन वो सिंगल नहीं था। ज्यादा कसूर बाबर आजम का है उसमें, और वो सेंचुरी नहीं बना सके। मोर सेंचुरीज विल कम, मे बी सेकंड टेस्ट लॉर्ड्स में बहुत बड़ी सेंचुरी हो और वो ओकेजन भी बड़ा हो जाए। इस वक्त तो मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि ये स्ट्रीक जो है ना हारने की, ये खत्म होनी चाहिए। फाइनल थॉट्स, जीत जाएगा पाकिस्तान? जीतना चाहिए। अब यहाँ से भी पाकिस्तान को अगर 30-40 रन ना दें, बल्कि शुरू में आउट कर लें जल्दी, और आउट कर लेंगे। साजिद जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, अली उस्मान जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, तो बहुत भी पाकिस्तान को अगर टारगेट मिले तो 80 या 90 का, जहां 100 से ऊपर हुआ वहां प्रेशर आ जाएंगे प्रेशर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। हमारे यही फाइनल थॉट है यहाँ पे सबकी, कि जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आउट करें। अगर जरा से भी ज्यादा रन बन गए तो ये आखिरी बारी वैसे ही खेलना मुश्किल, और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही मुश्किल। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।